हेलो बच्चों, हम सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स होते हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो यहाँ पे हमें जितने भी स्टेट्स हैं वो तीनों स्टेट्स में हमें सॉलिड स्टेट पर ध्यान देना है। तो इसके लिए पहले हमें समझने की कोशिश करनी है सॉलिड स्टेट क्या होता है, इसे हम लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां पे आपको समझने की कोशिश करनी है कि तीनों में ही एक खास जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, और वो पैरामीटर्स हैं डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा कि सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में हमारा डेफिनेट मास होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट मास होता है और गैस में भी होता है। तो मास तो बिल्कुल डेफिनेट ही होगा, चाहे वो कोई भी मैटर हो। डेफिनेट वॉल्यूम, देखिए सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं शेप पे। सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता। आप जिस तरह के बर्तन में उसे डालेंगे तो लिक्विड जो है वो उसी शेप को ले लेता है। गैस में भी ये नहीं होता है ना। तो क्या अगर हमने किसी स्टेट को ऐसे डिफाइन किया कि सॉलिड स्टेट वो स्टेट है जिसमें डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होता है, तो क्या इससे हमारा सॉलिड का डेफिनेशन पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर एक चीज और हमें जानने की जरूरत है, जो कि एक बड़ी क्लास के बच्चे उसे डिफाइन कर सकते हैं, और वो पैरामीटर क्या है चलिए हम देखते हैं। और वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, ध्यान दीजिए यहां पे, ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ये हमारा सॉलिड में आ जाता है। यहां पे देखिए डेफिनेशन में आपको मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करनी है ना। अब लिक्विड में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट इसका रूम टेम्परेचर से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। गैस में मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो इस तरह से देखिए लिक्विड गैस की बात अभी हमें नहीं करनी है यहाँ पे। तो मोस्टली जो है हमें सॉलिड पर फोकस देना है। तो सॉलिड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड इज द स्टेट which is having definite mass, definite volume and definite shape. At the same time, its melting point is greater than room temperature. In this way, आप कह सकते हैं कि आपने सॉलिड को सही तरह से डिफाइन कर दिया है ना। चलिए अब हम जरा आगे चलते हैं और सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, तो यहां पे हमने जैसे कि देखा कि सॉलिड में डेफिनेट मास होता ही है ना, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
या इंटरमोलिकुलर, अभी हम स्पेस की बात करेंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस की दी हुई है, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए हमने जैसे यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है, ध्यान देंगे आप। जैसे देखिए कोई भी मैटर मॉलिक्यूल से बनके बना होता है, मान लिया कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो हमने क्या बताया कि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। अब आपको अपनी छोटी क्लास में पढ़ी हुई बातें याद आ रही होंगी। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उस पर डिपेंड करता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन एंड कर्नेल हो सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नेल कहाँ होते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। देखिए अगर मान लिया कि लिक्विड है, तो आप देखेंगे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत लंबा चौड़ा स्पेस होता है, क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता। तो उनके बीच ये जो है, ये मॉलिक्यूल जो है, इट इज ऑलमोस्ट फ्री टू मूव अराउंड। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन एक फिक्स्ड हो जाती है। और ये भी हमें पता है कि एटम जो है वो स्टेशनरी हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज ऑन मूव, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो देखिए सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो वो अपनी जगह पर जो है एक तरह से कहिए कि ऑसिलेट करते रहते हैं, है ना। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, जो एक सॉलिड को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान दें, ये फिफ्थ जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, एट द सेम टाइम ये रिजिड होता है। तो यहां पर एक टर्म आती है, वो क्या कहलाती है, रिजिडिटी। एंड दिस रिजिडिटी टर्म इज एप्लीकेबल टू सॉलिड ओनली। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि मान लिया कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ऐसे ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। ज्यादा नहीं बनाऊंगा, बस एक ही लाइन बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए दो बना देता हूं, तो आप हर तरह से इसे समझ सकते हैं। ध्यान दें कि ये सॉलिड है, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कम होता है। अब स्पेस है ही नहीं, तो अगर आप ऊपर से दबाएंगे तो यहां जगह है ही नहीं, तो ये जाएंगे कहां, है ना। तो आप कह सकते हैं, या इधर से आप दबाएं, है ना। तो आप देखते होंगे कि गैस को अगर आप कंप्रेस करना चाहें तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड, वाटर भी कुछ हद तक कंप्रेस्ड हो सकती है, बट नॉट मच। लेकिन सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, और यही जो इसकी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है, दैट लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है। अब वहीं पर
आप ये समझने की कोशिश करें कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड, हम लिक्विड या गैस जो होती है इसे हम मिलाकर फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड क्यों फ्लूइड कहते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी जो होती है फ्लो की होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। याद रखेंगे। तो यहां पर ये लिक्विड और गैस की जो एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज फ्लूइडिटी। वहीं पर जो ट्रू सॉलिड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रिजिडिटी। तो मैं समझता हूं कि आपने इसे समझ लिया होगा और आप इसको ऐसे भी समझिए कि जो गैस और लिक्विड की जो फ्लूइडिटी जो होती है वो किस वजह से होती है? तो ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स विच आर फ्री टू मूव अबाउट। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, तो वो फ्री है मूव करने के लिए। ये कारण है कि जिसकी वजह से उनकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। अब इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर इस चैप्टर में इस पर कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। ठीक, ये सब बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि जो सॉलिड है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। सॉलिड के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बेसिस पर, उसके आधार पर, उसके अरेंजमेंट के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, देखिए यहां पर एक चीज आप लोग नोट करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां मैं बहुत ही टू द पॉइंट सारी चीजें बताता जा रहा हूं और हमारे जो ये जो क्लास नोट्स जो बनते जा रहे हैं ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस को लेकर ही तैयार किए गए हैं। तो इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ सके, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसे हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। वहीं पर एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। स्यूडो सॉलिड, आप ध्यान दीजिए, स्यूडो का क्या मतलब होता है? स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड है, आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, स्यूडो सॉलिड इसलिए कहते हैं कि ये देखने में जो है, देखने में जो है ये तो सॉलिड की तरह तो होते ही है, लेकिन ट्रू सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं दैट इज दोज आर लैकिंग इन अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रखिए कि स्यूडो को हम फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, फॉल्स भी कहते हैं। अब देखिए, अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी काफी लिक्विड से मिलती जुलती है।
इसका स्ट्रक्चर जो है लिक्विड से मिलता जुलता है, और इसमें भी टेंडेंसी टू फ्लो होती है, बट एक्सट्रीमली स्लो होती है, बट होती है। यही कारण है कि हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, और यही कारण है कि हम ग्लास को भी सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, तो आपका सिंपल सा एक लाइन का आंसर होगा, बिकॉज ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैस, और टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए फ्लूइड। इतना कह के भी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश करें ट्रू सॉलिड में क्या हो रहा है। देखिए ये ए बी मैंने बनाया है, इसे आप समझिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहां भी है। अब जरा देखिए यहां पे, अगर ए यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके बाद क्या आ रहा है बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। यहां देखिए आप, ए फिर बी, ए बी, एंड इन सिमिलर फैशन नीचे के लेयर में भी देख रहे हैं ऐसे ही आ रहा है। बट यहां हम आते हैं ए बी बी ए बी 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 ए बी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इसका कोई खास पैटर्न नहीं है ना। ये सारे के सारे जो हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, है ना। तो देखिए यहां पर कुछ चीजें आती हैं। तो एक तो क्या हो गया कि हम ये कहेंगे कि इनका जो अरेंजमेंट जो है वो एक डेफिनेट वे में है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेट वे में नहीं है। देखिए मैं लिखूंगा अभी, आप उसका नोट बना सकते हैं, पहले आप समझ लें। तो इनका डेफिनेट अरेंजमेंट है, बट इसका डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, किसका, एमॉर्फस का। वहीं पर आप देखेंगे कि इनका जो, इनके अरेंजमेंट की जो रिपीटिशन जो होती है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है, लेकिन इसकी जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर की होती है। ये एक है। अब यहां पर आप लोगों को कुछ टर्म्स जानने हैं, और वो है जो आप नया सीखने वाले हैं यहां पर। एक है अन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। देखिए ध्यान दें आप, जैसे कि समझने के लिए आप ऐसे समझे कि जैसे ए जो पार्टिकल है, ये समझ जाइए कि स्वीट पार्टिकल्स हैं, ये जो है स्वाद में मीठा लगने वाला है, और बी पार्टिकल जो है वो सॉल्टी पार्टिकल्स हैं। अगर आप इस तरफ से जाते हैं, अगर आप इस तरफ से इस सॉलिड को कट करते हैं, तो आपको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, स्वीट सॉल्टी स्वीट सॉल्टी स्वीट सॉल्टी, इस तरह का आपको की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। वहीं पर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, अगर बी 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 सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, और आपने ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करी, तो सारे पार्टिकल क्योंकि सॉल्टी पार्टिकल हैं, तो आप पाएंगे कि सारे जो है सॉल्टी 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 हैं। वहीं पर अगर आप थोड़ा हट के अगर इस तरफ से जाते, इस डायरेक्शन में जाते हैं आप, तो आपको सारे के सारे जो है स्वीट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, जिसमें अब देखिए अगर आप इस तरफ से जाने की कोशिश करते हैं, अगेन यहां पर प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। बात समझ रहे हैं ना, चेंज हो रही है। तो क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इस नेचर को हम कहते हैं अनआइसोट्रॉपी। ठीक है, इसे हम अनआइसोट्रॉपिक नेचर कहेंगे।
और वहीं यहां पर अगर आप आए तो क्योंकि इट इज जस्ट लाइक मिक्सचर, ये सारे जो है ये स्कैटर्ड है ना, सारे स्कैटर्ड है। तो क्या होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, नीचे वाले रो के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, यहां भी आपको मीठे पार्टिकल, नमकीन पार्टिकल्स, मीठे नमकीन, यानी कि उसका मिक्सचर आपको मिलेगा। फिर अगर आप यहां से जाने की कोशिश करें, नीचे से इस रो में जाने की कोशिश करें, अगेन आपको फिर वही मीठा नमकीन का मिलने वाला है। यानी कि यहां पर जिस डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश करें, यू विल फाइंड सेम प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज अनआइसोट्रॉपिक नेचर। तो तो आप कैसे इससे बताएंगे कि ये क्या है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे कि यहां पर हमने ले लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए मैंने तो खट्टा मीठा या मीठा नमकीन की बात जो मैंने करी थी, तो मेटल या फिर सॉलिड जो है हमेशा कोई मीठा नमकीन ही हो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है ना, आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये आप ट्रू सॉलिड में जिस डायरेक्शन में जाएंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो दैट नेचर वो अनआइसोट्रॉपिक नेचर कहलाती है। और क्योंकि हर डायरेक्शन में आपको एक ही तरह की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसे हम आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं, है ना। तो ये मेन चीजें हमने समझ ली। अब जरा हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में सही ढंग से आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देकर समझेंगे। देखिए, अभी हमने जैसे कि बताया कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट जो होता है, क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है और रिपीटेटिव मैनर में होता है, ऑर्डर और रिपीटेटिव मैनर में होता है। और वहीं अमॉर्फस में जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, डिसऑर्डर्ड होता है। और इनका जो रेगुलर पैटर्न जो होता है वो स्कैटर्ड होता है। फिर ये भी मैंने बताई थी कि यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि ए बी एक लॉन्ग में, यहां पर ए बी, फिर बी ए, यानी कि शॉर्ट इसका रेंज होता है। फिर हमने देखी कि अनआइसोट्रॉपिक, इसका नेचर जो होता है क्या होता है, अनआइसोट्रॉपिक होता है। क्यों होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। वही बात यहां लागू होती है, ठीक उल्टी। और वो क्या है कि आइसोट्रॉपिक नेचर में सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस मिलते हैं, है ना। तो मैं समझता हूं कि यहां पर आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया। थोड़ा आगे देखते हैं कि इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, आपने कमरे में या अपने घर पे आपने मोमबत्ती देखा होगा, कैंडल देखा होगा, तो कैंडल किसका बना होता है, वैक्स का बना होता है। अब देखिए, वैक्स को अगर आप मेल्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, उसको हीट देंगे। हीट देंगे, क्या होता है, वो जैसे ही हीट दिया आपने, वैक्स पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर मैं आपको आयरन दे दूं और मैं कहूं कि इसको आप
पिघला दो, तो क्या हीट देते ही आयरन पिघलना शुरू करेगा? कतई नहीं। क्यों? ठीक है, तो वो हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक कारण हो जाता है। तो वैक्स जो एग्जाम्पल है वो किसका है? एमॉर्फस सॉलिड का है। तो ध्यान देंगे, वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है, उसका शार्प नहीं होता। लेकिन किसी भी ट्रू सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है। अब शार्प से क्या मतलब होता है? आपने देखा है कि चाकू शार्प होता है, छुरियां शार्प होती हैं। तो ये क्या शार्प? ध्यान दें, मान लिया कि कोई मटेरियल है जिसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, ये तो किसी ट्रू सॉलिड का ही हो सकता है। तो आप उसे, उस सॉलिड को हीट देते जा रहे हैं, वो तब तक मेल्ट नहीं करेगा जब तक कि वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है कि वो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एब्रप्टली क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, एकदम झटके से मेल्ट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर 3999 डिग्री सेल्सियस भी है तो वो मेल्ट नहीं करेगा जब तक कि इस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाए। इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज शार्प। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। वो एक यहां से लेकर यहां के बीच का एक होता है। साथ में देखिए, अगर वेन क्लीवेज्ड, जब उनको अगर काटा जाए किसी शार्प चीज से, किसी भी आप मेटल को काटें तो आप देखेंगे क्या कि मेटल जो है दो टुकड़ों में बट गया, और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उसके जो सरफेसेस हैं जो कट हुए हैं तो बिल्कुल स्मूथली कट हुए हैं और प्लेन है, ये आपने मार्क किया होगा। लेकिन अगर वहीं पर एमॉर्फस का एग्जांपल है जैसे आपका प्लास्टिक को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि ये प्लास्टिक है, इसे आपने कट किया तो दो टुकड़े ऐसे ऐसे बिल्कुल अनइवन जो उसकी सरफेस होगी इस तरह की मिलेगी। तो यहां पर क्या है? व्हेन क्लीवेज स्प्लिट इनटू टू पीसेस विथ स्मूथ एंड प्लेन सरफेसेस, वेयरएज एमॉर्फस सॉलिड भी स्प्लिट होगी पीसेस में बट विथ इरेगुलर सरफेसेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समटाइम्स, आपसे पूछा जाता है कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनाएंगे। क्या पूछा जाता है कि आप अमॉर्फस सॉलिड कैसे बनाएंगे, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्लास को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनाएंगे। देखिए, ग्लास भी जो है अमॉर्फस सॉलिड का ही एग्जांपल है, अभी मैं बताऊंगा, अभी हम देखेंगे। देखिए, तो जब किसी चीज की स्लो हीटिंग होती है और उसकी स्लो कूलिंग होती है तो उसमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। ध्यान देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी फॉर्म्ड बाय स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, और इस प्रोसेस को हम एनीलिंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अमॉर्फस सॉलिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग देन सडन कूलिंग, एक झटके से आपने कूल कर दिया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेंचिंग। इसको भी याद रखेंगे, है ना। चलिए, एग्जांपल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं क्वार्ट्ज, डायमंड, आयरन एटसेट्रा। ध्यान देंगे
मैंने जानबूझकर इसे लिखा है। देखिए, अगर क्वार्ज है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन अगर क्वार्ज ग्लास लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस चीज को, अगर क्वार्ज ग्लास लिखा हुआ है तो इसका जो एग्जाम्पल किसका होगा, एमॉर्फस सॉलिड का होगा। प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड, रबर एमॉर्फस सॉलिड, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वैक्स है ना, अभी अभी वैक्स की चर्चा करी है हमने, तो चलिए वैक्स का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना। और यहां पे आपने जैसे दिया क्वार्ज, डायमंड, आयरन, फिर आप सल्फर लिख सकते हैं, सल्फर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, फास्फोरस है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। और ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मेरी क्लास में समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर दर्ज करें, जिससे कि मुझे आपकी प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो, और आप बिल्कुल निफिक्र रहें, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अभी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि अमॉर्फस सॉलिड हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स एज लिक्विड, तो इसलिए एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, ठीक है। अब क्लास 11th में आप लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा था, तो विस्कस का मतलब समझ रहे हैं, है ना, जैसे कि वाटर है और शहद है, तो शहद को हम क्या कहेंगे, ज्यादा विस्कस है क्योंकि ज्यादा गाढ़ा टाइप का है। तो उसी तरह से हम एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, ये एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड है। क्यों है, ठीक है, लिक्विड तो है, अब ये क्या है कि इट इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली, ठीक है। अब जैसे देखिए, जब पुराने जो घर होते हैं, पुराने घर वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार उनके खिड़कियों में जो कांच लगाए गए होते हैं, आप देखेंगे उनका निचला जो होता है, जैसे कि देखिए ये है विंडो है और यहां पर कांच को लगाया गया है, ये कांच समझिए है, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा जो होता है, ये थोड़ा सा इसकी विड्थ जो होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो अब ठीक है, इसका फ्लो है लेकिन एक्सट्रीमली स्लो है, वेरी स्लो है, लेकिन आएगा तो सही नीचे आज न कल। तो जब काफी लंबा समय बीत जाता है, तो क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं और उनका अकुमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो खिड़की की का कांच जो होता है वो थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज को, इस जवाब को आप याद रखें, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा जो है हमें एग्जाम्पल भी कर लेने चाहिए, है ना, और इस एग्जाम्पल को करने से हमें जो है थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, कितनी चीजें हम लोगों ने जानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा क्वेश्चन को करने के पहले हमें यह भी समझने की जरूरत है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा वो भी हम देख लें। यस, देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या क्या होते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस आपको पता है ये यूनिवर्सल फोर्स है ना। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता है ये कहां होता है, तो बच्चों मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, जब हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज विथ फोन मीन्स व्हाट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन इसके साथ होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जैसे वाटर है ना, NH3 है। अब दूसरा क्या है, आयनिक बॉन्ड। चौथा क्या हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेटालिक बॉन्ड। तो चलते हैं, जरा देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है इसकी। देखिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया। इसके 4 टाइप्स होते हैं। आयनिक सॉलिड, आप कह सकते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, या सिंपल सा मेटालिक सॉलिड कह सकते हैं, कोवेलेंट सॉलिड कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड कह सकते हैं। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये इसके एटम्स एक दूसरे से मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं और जो इनकी टफनेस के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए कौन कौन सी किस किस बेसिस पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब देखिए आयन है, आयनिक है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे। मॉलिक्यूलर है तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। कोवेलेंट, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, याद रखिएगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मैं अभी लिखने वाला हूं, आप पहले समझ लें इसे। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने वाले हैं एटम्स। और मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने वाले हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। आपको पता है कि मेटल में, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से भरे हैं, है ना, उसके बीच में ये रहते हैं। तो सबसे बेहतर आंसर जो है वो है इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल, है ना। चलिए, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये आयनिक बॉन्ड होगा। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड, तो अब देखिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड में केवल मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलने से तो बात बनेगी नहीं, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक वेंडल वॉल फोर्सेस हो सकता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। उसी तरह से कोवेलेंट में क्या बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट होंगे। और मेटालिक में मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद हम आते हैं फिजिकल नेचर पर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर चीज को देखते हैं। देखिए आयनिक का, जैसे कि अभी हमने बताया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए, आयंस हो गए। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स, अभी हमने किया था। और ये इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। फिर देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस, है ना। तो देखिए वेंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे कमजोर बॉन्ड होते हैं, उससे मजबूत बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अभी हम लोग आगे बहुत सारी चीजें इसको देखने वाले हैं, जो बात नहीं समझ में आती सारी क्लियर हो जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम, देखिए एक कार्बन है, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो ये कोवेलेंट सॉलिड कहलाएगा या फिर नेटवर्क सॉलिड कहलाएगा। मेटेलिक में बॉन्ड क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड होंगे। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जो है मॉलिक्यूलर में देख लीजिए आर्गन है, हाइड्रोजन है, H2O है। अच्छा एक चीज ध्यान देने की कोशिश करेंगे, कई बार आप कह सकते हैं जैसे कि ये H2 है, तो H2 जो है वो तो H और H के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड में क्यों नहीं आया, ध्यान दीजिए। H और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन हमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लेकर चलना है ना।
तो हाइड्रोजन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, H2, फिर दूसरा क्या है H2, फिर तीसरा क्या है H2। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या वैन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं। तो क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो ये हम कहेंगे कि ये वैन डेर वाल्स फोर्स हो सकते हैं। तो देखिए वैन डेर वाल्स फोर्स के भी कई टाइप्स हैं, है ना, आपने 11th में पढ़ाई होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को पढ़ते ही चलेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि I2 को या H2 को उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में डालेंगे, उसे हम कोवेलेंट सॉलिड में नहीं डालेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, मेटेलिक का आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, फिजिकल नेचर। तो देखिए आयनिक बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप नमक को एक किसी पैन में लेकर अगर आप गर्म करें और वहीं पर एक पैन में लेकर आप शुगर को गर्म करें, आप देखेंगे कि शुगर जल्दी मेल्ट होने लगता है, धीरे धीरे काला होने लगता है जलते जलते, लेकिन नमक वहां पे जलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में आयनिक बॉन्ड है नमक में, लेकिन वहीं पर जो आपका शुगर है, ठीक है ना, शुगर है, वो क्या है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट होता है ना। तो देखिए यहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर मोलिकुलर बॉन्ड है तो वो सॉफ्ट होता है। तो देखिए मोलिकुलर, ये क्या होगा, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। हार्ड कब होगा, ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तब ये हार्ड होगा। और कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तो बहुत ही हार्ड होने वाला है, बहुत हार्ड। और आपको पता भी है कि ये जो डायमंड जो है, ये वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ है ना। चलिए मेटेलिक, ये भी हार्ड होगा, लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि उसको आप पीट पीट के उसका जो है एक वो फॉयल बना सकते हैं आप। जैसे देखते हैं ना एल्यूमिनियम फॉयल हम लोग फूड्स वगैरह को जो है रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ये डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल नेचर का मतलब है कि आप उससे वायर बना सकते हैं, ठीक है, तो मेटल के वायर्स बनते ही हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिए, ये जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉलिड में ये पूरी तरह से नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर, लेकिन मोल्टेन स्टेज में, ठीक है, मोल्टेन स्टेज में दे आर ग्रेट कंडक्टर। जैसे कि देखिए आपने नमक लिया, सूखा नमक है, उसमें पानी वगैरह नहीं मिलाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि उससे करंट पास नहीं होती है। बट जैसे ही आपने नमक का घोल बना दिया, फिर देखिए बहुत तेजी से करंट पास होती है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर समझिए कि एक तरह का इंसुलेटर है। जैसे कि आप लें शुगर को, लें शुगर, तो शुगर और शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस, टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। तो जो उसको क्या बनाता है, इंसुलेटर बनाता है। इंसुलेटर क्यों बनाता है, बिकॉज देयर इज नो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड, तो इसलिए वो इंसुलेटर हो जाता है। लेकिन आयनिक सॉलिड में आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो जो है आयंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू मूव अराउंड, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकती है। उसी तरह से कोवेलेंट सॉलिड जो है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है ना। इसमें देखिए डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है ना। तो इसको ऐसे याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है। और मेटालिक के बारे में तो पूछना ही क्या है, ये तो कंडक्टर होता ही है, हमें पता भी है, तो इसे याद रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए आयनिक क्योंकि बहुत ही टफ होता है तो इसका हाई होगा, मॉलिक्यूलर लो होगा,
कोवेलेंट वेरी हाई, वेरी हाई। और देखिए मेटेलिक वेरी हाई। अब जैसे कि मैं कह दूं सोना को पिघलाओ, हाँ, सोना कोई वैक्स तो है नहीं कि मैंने कहा और आपने पिघला दिया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेकर करते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी के ही से लिया गया है, एग्जाम्पल से भी लिया गया है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है ये एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। उसी हिसाब से बनाएंगे। देखिए मैं एमॉर्फस के लिए ए लिखूंगा और क्रिस्टलाइन के लिए सी लिखूंगा। जरा आप ध्यान दीजिए कि ये क्या हो सकता है। पॉलीयूरेथेन, सोचिए ये है आपका अमॉर्फस। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेंजोइक एसिड, सोचिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी खुद कोशिश कर सकते हैं और फिर जो है बाद में आंसर को टैली करा सकते हैं, जैसा भी आप सोचे। बेंजोइक एसिड, देखिए इन सबको एक तरह से याद भी रख लें आप, है ना। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाता है। देखिए बेंजोइक एसिड भी जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नाम तो है एसिड, लोगों को लगता है कि लिक्विड होगा, नो। अब आ जाते हैं टेफ्लॉन। ध्यान दीजिए, टेफ्लॉन कहां दिखा है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन देखा है आपने? जब मैं कह रहा हूं देखा है आपने, देखिए किचन में आपने देखा होगा कि मम्मी जब नॉन स्टिक वेयर पे कुछ खाना वगैरह बनाती है तो आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक वेयर पे कुछ काले रंग का जो है मटेरियल चिपका चिपका सा होता है, एंड दैट इज टेफ्लॉन। और ये क्या होता है? तो देखिए वो बहुत हार्ड भी नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका अमॉर्फस। याद रखिएगा, टेफ्लॉन क्या हो जाएगा? अमॉर्फस। अब आ जाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट आपका हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेलोफेन, कहां देखा है सेलोफेन? देखिए हमारे घर में अगर आजकल आरओ सिस्टम लोगों ने लगा रखा है पीने के पानी के लिए, तो आरओ सिस्टम में जिस फिल्टर का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें सेलोफेन लगे होते हैं। सेलोफेन एक तरह से जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा होता है, ठीक है। इसको आपने 11th में पढ़ा होगा, खैर मैंने याद दिलाने के लिए आपको याद दिला दिया। तो सेलोफेन क्या होगा? ये अमॉर्फस सॉलिड है। पीवीसी, जिसके जूते वगैरह बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होगा? सोचिए, जल्दी बताइए। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ही लगते हैं, तो वो अमॉर्फस है। फाइबर ग्लास, ध्यान दीजिएगा यहां पर फाइबर के साथ ग्लास लग गया है ना, तो ये क्या होगा? अमॉर्फस। अमॉर्फस। कॉपर, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, चलिए अब हम जरा आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन भी है। तो इसमें आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है या फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। आप जरा देखिए, देखिए ये वाला P4O10, ये क्या हो सकता है? तो ये है मॉलिक्यूल। देखिए ऐसे होगा, जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं, जैसे P4O10, फिर P4O10, फिर P4O10, इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होगा? मोलेक्यूलर, मोलेक्यूलर सॉलिड हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट। क्या होगा अमोनियम फॉस्फेट? क्योंकि देखिए इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो क्या होगा? आयोनिक सॉलिड। SiC, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SiC क्या होता है? तो ये बहुत ही हार्ड होता है, इसे कोवेलेंट बोलिए या फिर नेटवर्क बोलिए। चलिए बच्चों, I2 के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल,
तीसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में बॉन्ड है तो क्या होगा, मोलिक्यूलर। अब आते हैं P4, सेम उसी तरह से P4 है, P4 है, P4 है, इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड बने हुए, क्या होगा, मोलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, खुद भी आप कोशिश करते हुए चलें, है ना, तो इससे क्या होगा कि बात आप आसानी से समझते जाएंगे। ग्रेफाइट, अभी अभी हम लोगों ने देखा है ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है कोवेलेंट, है ना। देखिए एक सिलिकन को भी याद रखिए, यहां सिलिकन है, चलिए मैं बता ही रहा था, आया ही हुआ है, तो कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट होता है। ब्रास, सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेटालिक। रुबीडियम, अब यहां पर क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ये पता नहीं क्या आ गया। देखिए रुबीडियम जो है ये मेटालिक है, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है ना, तो ये मेटल है, तो क्या होगा हमारा मेटालिक। लिथियम ब्रोमाइड, सोचिए जाहिर सी बात है, Li पर प्लस Br पर माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा आयनिक सॉलिड। अब देखिए यहां पर जितने भी थे वो सारे थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन यहां पर टाइप्स ऑफ सॉलिड का आ गया, तो प्लास्टिक क्या होता है, अमॉर्फस होता है, तो ये हम लिखेंगे अमॉर्फस। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास जो है हम यहां पे रोकते हैं, और इसके आगे की टॉपिक्स जो है हम जल्द ही अपलोड करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे कि हमारा मेन उद्देश्य जो है इस वीडियो का वो बोर्ड का है, लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।